हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न में बताया जा रहा है। ठीक है, विषय है क्या? रसायन विज्ञान का। ठीक है, भाग कौन सा है? 12वां। इसके पहले हमने 11 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहां से, पहले ये जान जाइए कि जो हमारा 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है उसमें हमने आपको हल करना प्रारंभ कर दिया है। तो उसमें अति लघुत्तरी जैसे दो टाइप का है, पहला फर्स्ट करके दिया गया है और दूसरा सेकंड करके दिया गया है। तो फर्स्ट वाले में हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब सेकंड वाला स्टार्ट किए, तो सेकंड वाले में आपका कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन 6 तक हमने आपको क्लियर कर दिया है और क्वेश्चन 7 से आज हम बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है क्या? भर्जन एवं निस्तापन की परिभाषाएं उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित देना है, तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया क्या जा रहा है, पहले हम समझेंगे निस्तापन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम निस्तापन समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम भर्जन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले निस्तापन क्या होता है आइए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें निस्तापन बताया जा रहा है कि यह प्रक्रम, ठीक है, यह प्रक्रम जिसमें, ठीक है, यह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? वायु की, ठीक है, में उसके गलनांक से निम्न ताप पर, कहने का मतलब कि इसके जो वायु है वह अनुपस्थित होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर वायु जो गलनांक होता है कि उसका जो गलनी टेम्परेचर होता है उससे कम ताप पर इसको क्या करेंगे? गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये निस्तापन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो निस्तापन होता है यह वह प्रक्रम होता है जिसमें हम अयस्क को, पहले तो मेन में यही ध्यान दीजिए कि अयस्क को हम वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, ठीक है, ताप पर गर्म करते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी निस्तापन कहलाता है। ठीक है, सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त अयस्कों जैसे देखा जाए, जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट यदि आदि का निस्तापन किया जाता है। इस क्रिया में कार्बोनेट से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व जलीय ऑक्साइड से जल मुक्त होती है या होता है। तो ये होता है निस्तापन का प्रोसेस। तो आइए अब हम आपको समझा देते हैं इस पे एग्जांपल, तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से। तो अभी हमने आपको क्या बताया, क्या? कार्बोनेट से, ठीक है, कार्बोनेट से हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? निकलता है। तो आइए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, ये हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ये एग्जाम्पल किसका है? निस्तापन का है। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो Ca, ध्यान दीजिएगा, Ca को हम Ca लिख देंगे। ठीक है, O कितना यहाँ पे है? O है 3 ठो, तो एक खो O हम यहाँ लिख लेंगे। जब एक खो O यहाँ आ गया तो O बचा कितना टोटल? O आपका बच गया 2 ठो। क्लियर है? तो अब इस 2 O को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या? प्लस C है, C लिख देते हैं। O कितना बचा है? 2 ठो, तो लिख देंगे CO2। तो देखिए ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? रिलीज हो गया। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है आपका निस्तापन का, ये तो पता ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ले लेते, क्या ध्यान से देखिएगा ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं आपका Al2O3, ठीक है, Al2O3, ठीक है, इंटू H2O। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको गर्म करेंगे, तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से भी आपका जल निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो हम Al2O3 H2O है, ठीक है, तो H2O ध्यान से देखिएगा, Al2 कितना है? Al2 इतना हम टोटल पहले निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से निकालते हैं। यहाँ पे 2H2 होगा। ठीक है, तो ये जगह Al2 O कितना है? 3 ठो है, 3 ठो हो गया, प्लस ये सब एक ही में था। अब क्या हो गया? गर्म करने बाद ये अलग अलग करके टूट जाएंगे और जल है आपका वो जल अलग हो जाएगा और जो Al2O3 वो क्या है? अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2H2O। ठीक है, तो ये हो गया निस्तापन। अब आइए हम समझते हैं भर्जन की क्रिया।
भर्जन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो भर्जन में बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया जिसमें अयस्क सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों का, ठीक है, सल्फाइड अयस्कों की अकेले अथवा कुछ अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके इसके गलनांक से नीचे तापों पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। बस आपको यहाँ पे एक टॉपिक ध्यान देना है, क्या कि निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जस्ट भर्जन में उल्टा होता है कि वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु की उपस्थिति रहेगी और गलनांक के नीचे यानी गलनांक से निम्न ताप पर इसे गर्म किया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है भर्जन, ठीक है। तो भर्जन यही कहलाता है। आगे देखिए, सामान्यतः इस विधि का प्रयोग ऑक्सीजन विहीन अयस्कों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ऑक्सीजन विहीन अयस्कों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल इस पे क्लियर करते हैं, तो आपको ये भर्जन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, तो इसमें हम ले लेते हैं क्या, कॉपर पाइराइट, ठीक है। तो कॉपर पाइराइट का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, क्या होता है, CuFeS2 होता है ना, तो इसको लिख लेंगे क्या, CuFeS2, ये हो गया कॉपर पाइराइट, ठीक है। इसका हम ले लेंगे 2 मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपर पाइराइट, लिख देते हैं कॉपर पाइराइट, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट है तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस O2 के साथ इसको हम क्रिया कराएंगे। तो जब O2 के साथ हम क्रिया कराएंगे या गर्म करेंगे, ठीक है, O2 को मिलाकर इसमें क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तब आपका क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बनेगा क्या आपका, एकदम सिंपल है, CuFeS2 प्लस O2, ठीक है। तो इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, आप कुछ दिमाग लगाइए। तो Cu कितना है, 2 ठो है, तो Cu 2 ठो है, तो हम Cu को निकाल सकते हैं 2 ठो, सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं, Cu 2 ठो था तो Cu2 लिख सकते हैं, हो गया। अब देखिए, जब Cu2 हो गया है तो यस कितना है, यस 2, 2 दूनी के 4, कितना है, यस आपका हो गया 4 ठो। तो अब 4 ठो यस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो एक खुद तो यस यहाँ लगा देंगे, क्लियर है, एक यस आपका खत्म हो गया, बचा कितना, 3 ठो। अब 3 यस को हम कैसे कैसे रखेंगे समझिएगा, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, एक को बचा अभी, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम, अब इसमें से निकालेंगे आपका हम Fi, तो Fi कितना है, 2 ठो है ना। तो ये हो जाएगा Fi, जब निकालेंगे तो निकालेंगे 2Fi, Fi 2 ठो था तो Fi पूरा खत्म हो गया। अब हम इसके साथ भी S2 एक और निकालते हैं, क्या निकालेंगे, Fi यस। तो देखिए यस यहाँ पे 2 ठो खत्म हो गया, 2 लगा आगे, ठीक है, 2 ठो यहाँ खत्म हो गया और यहाँ पे एक खो, तो 2 1 3 ठो यस आपका खत्म हो गया, बचा कितना है, एक खो और बचा है। तो Cu भी आपका कंप्लीट हो गया है, Fi भी कंप्लीट हो गया है। अब यस बाकी है कितना, 2 1 3 हो गया है, एक खो बाकी है यस, और क्या बाकी है आपका, O बाकी है 2 ठो, ठीक है। यस बाकी है एक खो, तो मतलब आपका SO2 निकल रहा है, देख रहे हैं ध्यान से, कुछ निकल रहा है ना। तो क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे निकल जाएगा SO2, जो कि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपको 4 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो बस उनकी परिभाषा लिखना है और उसको एक एक उदाहरण के साथ समझा देना है। तो आइए, हम आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या होता है, आइए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां बताया क्या जा रहा है कि वात्याभट्टी का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा धातुओं के नाम लिखिए, ठीक है। किसका नाम लिखना है, धातु जिनके निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो इसमें वात्याभट्टी का नामांकित चित्र सहित बताना है आपको, वर्णन करना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये पूरा करना होगा आपको, ठीक है। और क्या करना है, धातुओं के नाम भी लिखना है जिसके और क्या है, जिनके निष्कर्षण में इनका उपयोग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम वात्याभट्टी को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और वात्याभट्टी का फिगर आप अपने बुक से देख लीजिएगा, हम बाकी यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि वात्याभट्टी क्या होता है और कैसे होता है। तो ध्यान देखिएगा, तो पहले हम वात्याभट्टी का हेडिंग डालेंगे, वात्याभट्टी होता क्या है, ठीक है।
तो देखिए यह एक बड़ी चिमनी जैसी क्या होती है, यह एक बड़ी चिमनी जैसी संरचना होती है। चिमनी देखें आप लोग, जिसमें ईंटा वगैरह पकाया जाता है उसे कहते हैं चिमनी। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि यह एक बड़ी चिमनी जैसी संरचना वाली कितना 30 मीटर, ठीक है, कितना मीटर 30 मीटर ऊंची तथा और क्या है 5 बाई 10 मीटर, ठीक है, व्यास वाली भट्ठी होती है। कैसी भट्ठी होती है? 30 मीटर लंबी, ठीक है, 30 मीटर ऊंची तथा 5 से 10 मीटर लंबी, ठीक है, ऊंचाई और लंबाई पता चल गया। ये होती है एक भट्ठी होती है। ठीक है, यह इस्पात की प्लेटों की बनी होती है। किससे बनी होती है? यह इस्पात की प्लेटों की बनी होती है। ये कैसी बनी होती है? इस्पात का प्लेट लगा होता है, उसी से यह बना होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जिसके अंदर अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। जिसके अंदर क्या लगा होता है? अग्निसह ईंट। अग्निसह मतलब अग्नि मतलब आग, सह मतलब सहने वाली, ईंट मतलब ईंटों का, ठीक है, अस्तर लगा होता है। तो कहने का मतलब कि जो अग्नि को सह सके, ठीक है, उसपे आग का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा उसमें क्या लगा होता है? ईंट लगा होता है। तो वही बताया जा रहा है कि अग्निसह ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका क्या होता है? अस्तर लगा होता है। ठीक है, इसमें चोटी, ठीक है, चोटी पर जो भट्ठी होता है, इसकी चोटी पर जो ऊपर वाला सिरा होता है उस पर क्या होता है? द्विप्याली व शंकु व्यवस्था होती है। कहने का मतलब शंकु व्यवस्था देखे हैं, जो शंकु आकार का होता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, शंकु व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था भट्ठी में अयस्क या पदार्थ को डालने के समय गैसों के निर्गमन की, ठीक है, तो निर्गमन को क्या करता है? रोकती है। ठीक है, इसमें अधिकतम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप टवियर के पास उत्पन्न किया जा सकता है। कहां पे होता है? टवियर के पास उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और ध्यान से देखिए, इसमें निम्न क्षेत्र होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले देखिए, पहला होता है दहन क्षेत्र। कहाँ होता है? तली में। ठीक है, और दूसरा होता है गलन क्षेत्र। कहाँ होता है? मध्य यानी बीच में होता है। ठीक है, और चौथा होता है अपचयन क्षेत्र। ये कहाँ होता है? ऊपर होता है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, एक चीज आपको देखना है। क्या देखना है कि ताप नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप क्या होता है? जाने पर घटता है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ताप क्या होगा? घटेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में आधार पर उपस्थित, ठीक है, आधार पर उपस्थित दहन क्षेत्र का अधिकतम ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दूसरे भाषा में से बोला जा सकता है कि जो क्या होता है, आधार पर उपस्थित दहन क्षेत्र जो होता है उसका अधिकतम ताप क्या होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जबकि ऊपरी सिरे पर उपस्थित अपचयन का क्षेत्र जो होता है, ऊपरी क्या होता है? अपचयन क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है? सिरे के, उसमें बताया जा रहा है ना कि अपचयन के क्षेत्र जो अधिकतम ताप होता है उसका लगभग कितना होता है? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप इससे टेम्परेचर क्लियर कर सकते हैं कि जो आपका आधार होता है नीचे, ठीक है, ताप से नीचे वाली जो ऊपर होती, नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या कहां से स्टार्ट होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। और बताया जा रहा है कि जो अपचयन क्षेत्र होता है, ठीक है, अभी हमने अपचयन क्षेत्र आपको बताया कि ऊपर, ठीक है, उस पे क्या होता है? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। अयस्क या पदार्थ, आगे देखिए, को हापर, अयस्क या पदार्थ को क्या करते हैं? हापर, जो जो भट्टी होती है, वात्या भट्टी, उसमें एक हापर लगा होता है, जहां से क्या करते हैं? अयस्क को या फिर किसी पदार्थ को उसमें से गिराते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हापर। तो हापर बताया जा रहा है कप व शंकु व्यवस्था से प्रवेश कराया जाता है। कहां से प्रवेश कराया जाता है? हापर, जो ऊपर हापर लगा होता है, शंकु व्यवस्था जो होती है उसमें से प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश का मतलब कि उसमें से गिराया जाता है। किसको गिराया जाता है? अयस्क को, यानी कि किसी इंसान को। ठीक है, वायु को व्यर्थ गैसों
के दहन से गर्म किया जाता है। तो कहने का मतलब जो वायु होता है उन्हें व्यर्थ गैसों के दहन से गर्म किया जाता है तथा इसे 8 से 20 ठीक है, जिन्हें परिसर तल टवियर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा दाब पर भट्टी से गुजारा जाता है। तो इस प्रकार नीचे आने वाला पदार्थ ऊपर जाने वाली गर्म वायु को वात्या वायु से मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें ये बातें हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसे 8 से 20 नोजल, ठीक है, जिन्हें परिसर तल या टवियर कहते हैं। इतना क्लियर है। उसके आगे बताया जा रहा है कि इसके द्वारा दाब पर भट्टी से गुजारा जाता है। कहां से गुजारा जाता है? भट्टी से गुजारा जाता है। इस प्रकार नीचे आने वाला पदार्थ, जो नीचे आने वाला पदार्थ होता है, ऊपर जाने वाली गर्म वायु यानी वात्या वायु से मिलता है। किससे मिलता है? वात्या वायु से मिलता है। तो ये हो गया आपका वात्या भट्टी। ठीक है, तो वात्या भट्टी का फिगर अगर आप देख लेंगे अपने बुक से तो आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी वात्या भट्टी के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बता दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया क्या जा रहा है, परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और हमको बस नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र अपने बुक से देखिएगा, हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं कि परावर्तनी भट्टी होता क्या है। ठीक है, तो चित्र बन जाएगा आपका। तो देखिए, कॉपर धातु के धातु कर्म में सांद्रित कॉपर पाइराइट के भर्जन में इस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किस भट्टी का? तो ये बताया जा रहा है कि जो धातु कर्म में सांद्रित कॉपर पाइराइट के भर्जन में इस भट्टी का, इस मतलब परावर्तनी भट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। इस प्रक्रम में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो अगर आप इसके फिगर को देखेंगे तो आपको वहां से बहुत ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपको परावर्तनी भट्टी बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आपका परावर्तनी भट्टी तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार होने के बाद आपका 4 नंबर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।